गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं संजय कुमार गुप्ता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आप लोगों को भारत के सामान्य भूगोल के विषय में चर्चा कर रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, चूँकि उसका कुछ जो है टॉपिक बचा हुआ है, जो उसको आज जो है कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले वीडियो में मैं बताया था, जो लास्ट पॉइंट था, वह यह था कि भारत में कितने तटवर्ती राज्य हैं, ठीक है? और पूर्वी तट पे कितने तटवर्ती राज्य हैं, पश्चिमी तट पे कितने हैं, टोटल कितने हैं, सबसे बड़ा तटवर्ती वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटा तटवर्ती वाला राज्य कौन सा है, इसके विषय में हम चर्चा किए थे। चूंकि उसके आगे का एक टॉपिक है जो यह कहता है कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यह भारत है। भारत में यहाँ पे श्रीलंका है, इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। यह क्वेश्चन कई बार पूछता है, पूछा भी हुआ है, ठीक है, और पूछने की संभावना बनता भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, मालदीव और मिनीकॉय के बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट या दूसरा क्वेश्चन यह कहता है कि 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच से होकर गुजरती है, ठीक। अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो है 10 डिग्री चैनल कहां से होकर गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ये क्या है, अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरती है। किसके, यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना है। इसको ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, तो 9 डिग्री चैनल। या आपका ये भी पूछ सकता है कि मिनीकॉय और मालदीव के बीच में कौन सी चैनल गुजरता है, कौन सा चैनल गुजरता है, तो 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए इसी के आगे एक और पॉइंट आता है, तटवर्ती मैदान। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहा है। तटवर्ती मैदान, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर के और यहां तक क्या है, गुजरात है। यहां से लेकर के और यहां तक महाराष्ट्र है। ठीक, यहां से लेकर के और यहां तक गोवा है। यहां से लेकर के और यहां तक कर्नाटक है। और यहां से लेकर के और यहां तक क्या है, केरल है। ठीक, यहाँ पे
यहां से लेकर के और यहां तक उड़ीसा है, यहां से लेकर के और यहां तक आंध्र प्रदेश है, और यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, तमिलनाडु है। इतना याद रखिएगा। ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी तट में कहां से लेकर के कहां तक किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी तट में कहां से लेकर के कहां तक किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात से लेकर यहां गुजरात से लेकर गोवा, गोवा तक, गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय मैदान को, गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, ठीक, गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, याद रखिएगा। अगला कहता है गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर, यहां पे कर्नाटक का मैंगलोर है, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर के तट को किस नाम से जानते हैं, कन्नड़ तट, ठीक। कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर और कन्याकुमारी तक कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट, ठीक। पश्चिमी तट पे 3 तट का नाम है, गुजरात से लेकर, ध्यान दीजिएगा, गुजरात से लेकर गोवा, गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा के ध्यान दीजिएगा, गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट, जबकि कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट पे, ठीक। अब हम आते हैं पूर्वी तट, उड़ीसा से लेकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, ठीक। इसी में आगे कहता है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी, यहां पे है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी, गोदावरी से, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी से लेकर
कन्याकुमारी तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। भारत में कहता है कि भारत के पूर्वी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे, जो भारत के पश्चिमी तट पे है, कहां से लेकर के कहां तक किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी तट पे कहां से लेकर के कहां तक किस नाम से जाना जाता है, उसकी व्याख्या हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि गुजरात पश्चिमी तट पे गुजरात से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक के तटीय मैदान को कन्नड़ तट, जबकि कर्नाटक के मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तट के मैदान को मालाबार तट कहते हैं। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला कहता है पूर्वी तट पे कि उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक के तटीय मैदान को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी से लेकर के कन्याकुमारी तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट जलीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। जलीय सीमा है वाटर फ्रंटियर्स, अर्थात भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इस समुद्री क्षेत्र में भारत का कितने दूरी तक अधिकार है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है जो कटा पिटा एरिया है, और इससे एक आधार रेखा खींची गई है। ठीक, इस आधार रेखा के अंदर वाले भाग को आंतरिक जल कहते हैं, इंटरनल वाटर बोलते हैं। ठीक, और इंटरनल वाटर के बाद जो आधार रेखा है, यहाँ से 0 समुद्री मील है, 0 समुद्री मील से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। इसमें भारत का क्या क्या अधिकार है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत का पूर्ण अधिकार है। भारत का क्या है? पूर्ण अधिकार है, पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है? 0 से 12 नॉटिकल मील तक, 0 से 12 समुद्री मील तक। ठीक, 0 से 12 समुद्री मील तक। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल सीमा में 2 पॉइंट है कि पहला है तो इस क्षेत्र में भारत का पूर्ण अधिकार है, पहला पॉइंट। दूसरा का है कहां से कितना तक, तो 0 समुद्री मील से 12 समुद्री मील तक। या ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे कहता है 0 से 24 नॉटिकल मील, 0 से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। इस संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल में भारत का क्या क्या अधिकार है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत का अधिकार है, मैं इधर लिख रहा हूं, इस वाले क्षेत्र में भारत का क्या क्या अधिकार है? तो भारत का अधिकार है साफ सफाई करना, साफ सफाई करना, पहला पॉइंट है। दूसरा का है कि सीमा शुल्क का निर्धारण करना, सीमा शुल्क का निर्धारण करना। और तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय अधिकार। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सीमा शुल्क का मतलब है कि जो समुद्र के माध्यम से, समुद्री क्षेत्र के माध्यम से जितने भी देशों के लिए आयात और निर्यात या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस पे जो है भारत सरकार, ध्यान दीजिएगा, कौन लगाता है? भारत सरकार सीमा शुल्क लगाता है।
तो इस क्षेत्र में भारत ने सीमा शुल्क लगाता है। पहला पॉइंट यह है। वित्तीय अधिकार का मतलब यह है व्यक्ति या संसाधनों के वित्तीय सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच ही उसका क्या है, वित्तीय सेवा है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों और संसाधनों तक के पहुंच का जो माध्यम है उसी को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और इस वित्तीय अधिकार में जितने भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं उनका वित्तीय अधिकार यहाँ पे प्राप्त होता है। पहला पॉइंट, ठीक। और इसकी दूरी कितनी है, तो 0 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक होता है। अब हम आगे आते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 0 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक का भारत का अधिकार है। 0 यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 0 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में इस क्षेत्र का अधिकार होता है। इसमें भारत क्या क्या कर सकता है, इसमें वैज्ञानिक शोध कर सकता है। भारत यहाँ पे क्या कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, ठीक। वैज्ञानिक शोध करेगा, उसके साथ में क्या करेगा, प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करेगा। प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, ठीक। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक शोध करेगा इस क्षेत्र में, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करेगा। इसका मतलब यह है जितने भी समुद्री क्षेत्र में शोध किए जाते हैं वैज्ञानिक के द्वारा, यहाँ पे शोध या जितने भी उपचार किए जाते हैं तो इस क्षेत्र में किया जाता है। और इस क्षेत्र के साथ साथ जितने भी समुद्री संसाधन है, समुद्री प्राकृतिक रूप से जितने भी संसाधन है उसको भारत का अधिकार क्षेत्र है और इसका उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इसी में एक और पॉइंट है कि उच्च सागर, ध्यान दीजिएगा, इस उच्च सागर हाई सी में, अर्थात ध्यान दीजिएगा 0 समुद्री नॉटिकल मील से या 0 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को पूर्ण रूप से लगभग भारत कुछ न कुछ कर सकता है, ठीक। यहाँ पे पूर्ण अधिकार है, यहाँ पे आपका साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध कर सकता है और समुद्री क्षेत्र के जितने प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग कर सकता है, विदोहन कर सकता है। जबकि जो उच्च सागर है, इस सीमा के बाद वाला जो एरिया है इस पे सभी देशों का समान अधिकार है। इस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र के बाद वाला एरिया में क्या है, जो उच्च सागर है, हाई सी है, इसमें सभी देशों का समान अधिकार है। सभी देशों का समान अधिकार है, ठीक है। उच्च सी में या उच्च क्षेत्र में, उच्च हाई सी में सभी देशों का समान अधिकार है। सभी देश उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका कुछ संसाधन प्रयोग कर सकते हैं। केवल एक देश का अधिकार यहाँ पे नहीं है कि हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, ऐसा नहीं है। सबका यहाँ पे समान अधिकार है उच्च सीमा में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये रहा जलीय सीमाएं। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे और भारत के भूगोल में जो सामान्य परिचय पढ़ा रहे थे आपका लगभग सारा पॉइंट इसमें कवर हो गया है, ठीक है। एक बार हम चर्चा कर दे रहे हैं कि क्या क्या हमने कवर किया है। आपने देखा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत
कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, आपका जो है भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, भारत और म्यांमार के बीच में जो पर्वतों का निर्धारण होता है उस पर्वतों के माध्यम से उस सीमा का कौन कौन सा निर्धारण होता है, मतलब कौन कौन से पर्वत है उस सीमा पे, वो आपका हमने चर्चा किया है। उसके बाद हमने चर्चा किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज है उस ब्रिज के उत्तर में कौन सा खाड़ी है, दक्षिण में कौन सा खाड़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा किया है कि भारत जो है कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में, कितने देशांतर से लेकर के कितने देशांतर के बीच में स्थित है और किस गोलार्ध में स्थित है, इसका भी हमने चर्चा किया है। हमने ये भी चर्चा किया कि भारत जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में अर्थात भारत के पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, भारत के पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं, टोटल कितने राज्य हैं। और हमने अभी चर्चा किया कि भारत में के क्षेत्र में आप देखेंगे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से होकर गुजरती है, यह भी हमने चर्चा किया। और आगे यह भी चर्चा किया कि भारत के पूर्वी तट पे, भारत के पश्चिमी तट पे जो कहां से लेकर के कहां तक किस नाम से जाना जाता है उसका भी हमने चर्चा किया है। और लास्ट पॉइंट आपको हमने ये भी चर्चा किया कि जो है जो क्षेत्रीय सागर है, क्षेत्रीय सागर में क्या क्या है उसके भी विषय में हमने चर्चा कर दिया है। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आईएएस पीसीएस दोनों में पूछता है, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा वनडे एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इस वजह से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ें मैप के द्वारा पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे देखिएगा लगभग सेम इसी तरह से समझा, जैसे उसमें लाइन लाइन लिखा है उसको आप पढ़िएगा, इसको समझिएगा, या यहां से समझिएगा उसको पढ़िएगा। दोनों को अगर आप चलेंगे मिला करके तो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।